नमस्कार। कन्नडिगा मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। चूंकि कर्नाटक का चुनाव है तो नमस्कार भी कन्नड़ में ही। और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव का जो प्रचार है वो खत्म हो गया है। शाम 5 बजे प्रचार थम गया। इस बार प्रचार के दौरान एक तगड़ा कैंपेन चला। प्रधानमंत्री की 25 से अधिक रैलियां, रोड शो हुए। अमित शाह, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, बहुत सारे नेताओं ने 25 से 30 के बीच रैलियां और रोड शो वगैरह किए। इसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये भी करीब 25, 26, 24 के इर्द गिर्द इनकी रैलियां रही। और जो उनके स्थानीय नेता हैं सिद्धरमैया, जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, एक तरीके से अघोषित चेहरा भी है कांग्रेस का और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किए जाने वाले वो नेता भी हैं, ऐसा ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आया है। उनकी भी बहुत धुआंधार सभाएं रही। डीके शिवकुमार, एक तरीके से अगर इस प्रचार के दौरान अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा अपने केंद्रीय नेताओं पर था। जैसे बंगाल में उन्होंने किया था कि सारा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ झोंक दिया, तो केंद्रीय नेताओं के हाथ में ही प्रचार की बागडोर थी। प्रधानमंत्री वहाँ भी अगुवाई कर रहे थे और यहाँ भी प्रधानमंत्री अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर कांग्रेस पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का इस्तेमाल तो किया, लेकिन फ्रंट में कर्नाटक से आने वाले उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, वो मोर्चा लिए रहे। डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया, ये सारे नेता नजर आए। और जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए, जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, इस तरह के नेताओं को उन्होंने खूब मौका दिया, उनकी खूब सभाएं की। और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके चेहरे को आगे कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत रणनीति कांग्रेस ने वहाँ बनाई। चुनाव प्रचार के दौरान अगर देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण, बजरंग बली, महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकार की कमीशन खोरी 40%। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो उन्होंने कह दिया था पेसीएम करो, यानी कि 40% कमीशन मुख्यमंत्री। और यही नहीं, वहाँ के स्थानीय अखबारों और अंग्रेजी के जो बड़े अखबार हैं देश के, उनमें कांग्रेस पार्टी का एक विज्ञापन छपा कि महंगाई के साथ साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। और भ्रष्टाचार का क्या रेट है, पिछली जो सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, मुंबई की बसवराज मुंबई की सरकार, उसमें कितना भ्रष्टाचार का क्या रेट था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी रेट उस विज्ञापन में छपा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मर्यादाएं भी टूटी। चुनाव आयोग तो मुझे लगता कि कर्नाटक चुनाव में कहीं नज़र मुझे आया नहीं, क्योंकि मंचों से जब धार्मिक नारे लगे और इस तरीके का प्रचार हुआ दोनों तरफ से, तो कम से कम ये चीज़ें चुनाव आयोग के दायरे में तो आती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं किसी को, कांग्रेस को छोड़कर और किसी को नोटिस दिया गया हो। भ्रष्टाचार, सरकार की कमीशन खोरी जैसे तमाम बड़े मुद्दे रहे। अब मुस्लिम आरक्षण और उस आरक्षण को काट कर वोकालिंगा और लिंगायत जो बड़े समुदाय हैं उनको देने की भी बात वहाँ पर थी। तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन सबके बीच जुबानी जंग भी खूब रही और व्यक्तिगत स्तर पर भी जमकर आरोप लगे। सांप वाला, नाग वाला, विषैला, विषकन्या, अपमान। मोदी ने कहा कि 51 बार उनका अपमान किया गया है, तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि भाई आप दुखों की, अपने दुख की लिस्ट बनाए घूम रहे हो, जनता के दुखों की लिस्ट बनाई है क्या आपने? काफ़ी हद तक कांग्रेस ने इसको काउंटर भी किया। अब 10 तारीख को कर्नाटक में वोट पड़ेंगे 224 सदस्यीय विधानसभा में। इस समय भारतीय जनता पार्टी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने बाद में सरकार बनाई। हालांकि पहले कांग्रेस और जेडीएस की यहाँ सरकार बनी थी। सबसे बड़ा सवाल है कि शुरुआत में से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी, लेकिन बजरंग दल का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसमें कांग्रेस ने कहा कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। आरक्षण, मुस्लिमों को आरक्षण का भी वादा उन्होंने किया है। साथ ही बहुत सारी और बातें कही, लेकिन जैसे ही बजरंग बली और बजरंग दल का नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सब संगठन एक तरीके से टूट पड़े कर्नाटक पर। यही नहीं, केवल पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, मंदिरों सुंदरकांड। ऐसा लगा कि वो बजरंग दल नहीं, बजरंग बली पर हमला कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली को ताले में बंद करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा कि वो बजरंग बली को
पर ताला लगाएंगे। कांग्रेस वाले पहले राम को ताले में बंद रखा, अयोध्या का रेफरेंस लिया, और उसके बाद अभी बजरंग बली को ताले में लगाएंगे। जवाब में कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि भाई आपके ही मुख्यमंत्री थे पणिक्कर साहब, उन्होंने राम सेना पर आरोप लगाया था, तो क्या राम कैद थे? क्या राम सेना क्या राम है? क्या राम को ताला लगा दिया था उन्होंने? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात वो कर रहे हैं, बजरंग बली पर ताला लगा रहे हैं, तो दिल्ली में बजरंग पुनिया भी तो धरना दे रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक दक्षिण का द्वार है, ये विधानसभा की जंग बेहद दिलचस्प है। और ये जंग अगर नरेंद्र मोदी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, एक बहादुर नेता की तरह नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, विश्व में शायद ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हों कि इतने आक्रामक तरीके से, जब आपकी पार्टी भ्रष्टाचार से घिरी हो, यौन शोषण के आरोप से घिरी हो, काम ही ना किया हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के मुद्दे हों, उसके बाद भी आप इस अटैकिंग मुद्रा में अगर कोई नेता, शीर्षस्थ नेता अगर हमला करता है और अब पूरे कैंपेन को डिज़ाइन करता है, और पार्टी जो बिल्कुल बैकफुट पर नज़र आ रही थी, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी के नेता जब इधर उधर जाने लगे तो ऐसा लगा कि एक बार पार्टी डिमोरलाइज हो गई है पूरी तरीके से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो उन्होंने पार्टी में न केवल जोश भरा, बल्कि ये बता दिया कि चुनाव हम जीत रहे हैं, ये बताने की कोशिश की उन्होंने। और अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी इस विपरीत परिस्थितियों में चुनाव वो जीत जाते हैं, अपनी पार्टी को जिता लेते हैं, तो मुझे लगता है इसके बाद विपक्ष को 2024 में जीतने की तो सोचना ही नहीं चाहिए था, और नरेंद्र मोदी राजनीति के देवता कहे जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को इस तरीके से, इस मतलब मझधार में फंसी नैया, मैं कहूँगा बिल्कुल मझधार में फंसी नैया अगर वो खींच कर ले जाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला होगा। और बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि कर्नाटक में 80% हिंदू मतदाता हैं, इसलिए अगर ये अपील बजरंग बली वाली नीचे कारगर हो गई तो जो महंगाई, भ्रष्टाचार, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी असहज भी थी, और उसके जो नेता बेचैन थे। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से यूँ कहें कि हारी बाजी पलटने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी कर्नाटक के बारे में ये नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूती के साथ में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर। और प्रधानमंत्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के जो कर्नाटक के अध्यक्ष DK शिवकुमार को ये कहना पड़ा कि भाई बहुत सारे मंदिर बजरंग बली के बनवाएंगे। जो आंजनेय मंदिर है, जो हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर उनका जन्म स्थान है, वो जो मंदिर है आंजनेय मंदिर, उसका भी जीर्णोद्धार कांग्रेस पार्टी कराएगी। और खड़गे साहब को ये कहना पड़ा कि उन्होंने अपने जीवन काल में 80 बजरंग बली के मंदिर बनवाए हैं। ये देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो ये बजरंग बली वाला मसला छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया है रिएक्शन देने में। ये बड़ी बारीक बात है, देखने वाली बात होगी। पहले क्या होता था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस रिएक्शन करती थी और उसी के पीठ पर जाके खेलती, लेकिन इस बार आगे आगे कांग्रेस पार्टी चली, उसमें रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी देती रही। इस वजह से मसले थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ पड़ते गए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ अगर JDS वास्तव में एक तरीके से श्रिंक कर रहा है तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो JDS का वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया था, और बीजेपी वहाँ 25 सीटें जीत गई थी। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, 25 सीटें जीत गई थी। और अगर इसी तरीके से इस बार JDS, जिस तरीके से जो ओल्ड मैसूर इलाका है वहाँ पर अगर JDS श्रिंक करती है और ये बीजेपी को ट्रांसफ़र होता है तो बीजेपी फिर बहुत अच्छी स्थिति में होगी। और अगर, क्योंकि वहाँ जो कॉम्बिनेशन है JDS का वो मुस्लिम है, ओल्ड मैसूर इलाके में
कुछ लोग वहाँ 55 सीटें बताते हैं, कुछ लोग 59 सीटें बताते हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ का गणित है। लेकिन 59-60 सीटें हैं वहाँ पर, और वहाँ मुसलमान और ओकालिंगा, जिस समुदाय से, ओकालिंगा समुदाय से ये जेडीएस के शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा आते हैं, और मुसलमान, ये कॉम्बिनेशन बनाकर जेडीएस वहाँ विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो जो वोकालिंगा है वो बीजेपी के साथ चला गया। इस बार क्या स्थिति होने वाली है? अगर ये वोट बीजेपी के साथ गया तो बीजेपी फायदे में है, लेकिन अगर वोकालिंगा और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन अगर कहीं ट्रांसफर कांग्रेस को हो गया तो फिर कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ में कर्नाटक में उभरेगी। और ये संकेत ये सिर्फ विधानसभा चुनाव का नहीं है, फिर लोकसभा में भी जो 28 सीटों वाला कांग्रेस है, माफ़ कीजिएगा कर्नाटक है, वहाँ पर एक अलग तरीके से राजनीति को देखना शुरू हो जाएगा। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो कर्नाटक है वो दक्षिण का द्वार है। कुल मिलाकर 129 सीटें दक्षिण में हैं लोकसभा की, और इन ज़्यादातर में भारतीय जनता पार्टी, ज़्यादातर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा बेस नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी लगभग हर राज्य में है। कर्नाटक की बात करें तो पूरे कर्नाटक में एकमात्र जो दल है कांग्रेस पार्टी, उसका पूरा उसकी मैपिंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी पूरे कर्नाटक में एक तरीके से पहुंच नहीं है या उनकी प्रेजेंस नहीं है। आज चूँकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, वास्तव में बहुत सारे ओपिनियन पोल आए, बहुत सारे ओपिनियन पोल CSDS का है, लोकनीति का है, सी वोटर का है, ये सब कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को 109 से लेकर 117, 114, 115, 118 इस तरह दिखा रहे हैं। बीजेपी 90, 95, 96, कुछ लोग 100 के आसपास भी बीजेपी को दिखा रहे हैं। पीपुल्स पल्स जो हमारे साथ लगातार पहले भी काम कर चुके हैं, उनका एक सर्वे आया है पीपुल्स पल्स का। वो कह रहे हैं कि हाँ, एक सिंपल मेजॉरिटी की तरफ वहाँ कांग्रेस बढ़ रही है, और ये सैंपल साइज उनका लगभग ठीक ठाक पूरी जगह परिस्थितियाँ पूरे कर्नाटक पर उन्होंने देखा, पूरे कर्नाटक की स्थिति को उन्होंने देखा है। सैंपल साइज उनका अच्छा खासा है, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ आगे बढ़ रही है। अब चूंकि प्रचार खत्म हो गया है, वोटिंग होनी है, और ये 1 मई से 5 मई तक पीपुल्स पल्स ने सर्वे किया है, उसके कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस इलाके में क्या स्थितियाँ हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 80 थी, और इस बार 105 से 117 बता रहे हैं। बीजेपी 104 थी, 81 से 93। जेडीएस 37 थी, 24 से 29 बताया जा रहा है, और अन्य जो 4 थे अब 1 से 3 बताया जा रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती नजर आ रही है। और पीपुल्स पल्स के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, उनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि प्रचंड मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा वहाँ मुद्दे क्या हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। वहाँ जो मुख्य रूप से जो सर्वे में मुद्दे आए हैं उनको लेकर भी हम लोग बात करते हैं। ये सर्वे ओपिनियन पोल है, लोगों की बातचीत है। ये जो सर्वे में जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं, जो ओपिनियन पोल में आई हैं, कि महंगाई का जो असर है वो 33% लोग मानते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानने वाले 22% लोग हैं। किसानों के मुद्दे और MSP को भी 16% लोगों ने प्रमुख मुद्दा बताया है। भ्रष्टाचार, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा हंगामा मचा रखा है, वो 14% लोग इसे मुद्दा मानते हैं। मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा मानने वाले 8% लोग हैं। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 6% लोग ही कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा है। ये गणित है, ये पीपुल्स पल्स का ओपिनियन पोल है, जिसके मुताबिक हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। कर्नाटक में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आज की तिथि में सिद्धरमैया जो कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री हैं, एक तो पहले भी वो कांग्रेस के नेतृत्व कर चुके हैं और पहले जेडीएस में ही थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बड़े करीबी थे, जनता दल में थे, और जब जनता दल सेकुलर बना तो वो जेडीएस में भी थे। लेकिन एक तरीके से जब देवगौड़ा साहब ने अपने बेटे को सत्ता सौंप दी तो सिद्धरमैया कांग्रेस में आ गए थे। 42% लोग सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं अभी बसवराज बोम्मई, SR बोम्मई साहब जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं, उनको केवल 24% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। HD कुमारस्वामी जेडीएस के नेता, पहले भी मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। 17% लोग मानते हैं कि HD कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर हों, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर चुके, बसवराज मुंबई से पहले नेतृत्व कर चुके BS येदियुरप्पा
14% लोगों की पसंद है, और कांग्रेस के अध्यक्ष और बार बार अपनी पार्टी के अंदर सिद्धरमैया को डीके शिव कुमार केवल 3% में डीके शिव कुमार चला। 22% लोग कह रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, 53% लोग कह रहे हैं खराब है, उनका परफॉर्मेंस बहुत घटिया परफॉर्मेंस रहा। औसत बताने वाले 20% लोग हैं, और कह नहीं सकते। ये 5% लोग हैं जो विश्लेषक हैं, उनके मुताबिक जो औसत है इसमें भी आप 50% ये मान लीजिए, यानी जो 20% इसका 10% आप खराब वाले में क्लब कर सकते हैं। ये मान सकते हैं कि 10% लोग कह रहे हैं खराब ही है, कहे अगर औसत की बात करें तो औसत ऐसे ही होता है। तो 63% अगर लोग वहाँ कह रहे हो कि सरकार खराब है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार वहाँ लौट रही नहीं है। यही स्थिति हमने जब हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया था, वहाँ भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम नहीं जानते कुछ, लेकिन इनको हटाओ। तो कमोबेश स्थिति कर्नाटक में भी यही बनती नजर आ रही है, और कह नहीं सकते वाले में 1-2% ऐसे ही लोग हैं जो जाके क्लब कर जाएंगे, यानी कि 65%। आप मान लीजिए कि 65% लोग अगर कर्नाटक के कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चाहिए, तो परिवर्तन सत्ता का वहाँ होता नजर आ रहा है। हमारे साथ आज हमने बहुत दलों के लोगों को नहीं बुलाया है, कि चूंकि दल के लोग आते हैं तो फिर अपने अपने दावे शुरू हो जाते हैं, और करना भी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज चूंकि हम जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, कर्नाटक के विभिन्न इलाकों से हमने वरिष्ठ पत्रकारों को जोड़ा है कि उनका ओपिनियन पोल क्या है। ओपिनियन पोल का महा ओपिनियन पोल, यानी ओपिनियन पोल तो अपने अपने तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, और उसमें बहुत सारे एंगल भी होते हैं। ओपिनियन पोल कराए भी जाते हैं, बहुत सारी विश्वसनीयता भी संकट में होती है। और ओपिनियन पोल्स को लेकर अभी हाल में तो जो इधर 4-5 चुनाव हुए हैं उनमें ओपिनियन पोल खरे ही उतरे हैं, लेकिन उससे पूर्व बहुत अच्छी छवि इनकी नहीं रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये वास्तव में माहौल बनाने के लिए कराए जाते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल का ओपिनियन पोल कैसे किया जाए, इसके लिए पत्रकारों से, राजनीतिक विश्लेषकों से बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हमारे साथ ये सारे मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादिक पासा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं कर्नाटक से। सादिक साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रऊफ मोहम्मद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी कर्नाटक से जुड़ गए हैं। रऊफ साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। श्रीकांत काकतीकर साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बेलगाम कर्नाटक से जुड़ गए हैं। श्रीकांत भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और लगातार कर्नाटक में एक एक गांव गली गली घूम रहे, एडीआर के लिए लंबे अरसे से काम कर रहे चुनाव विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। आज मैं ज़रा समझने की कोशिश करूंगा, मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं अभी अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक आंकड़ा है, जो अभी ओपिनियन पोल की बात हो रही है, उसका एक आंकड़ा हमारे पास जो सामने है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक रीज़न वाइज, अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न वाइज बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं देख रहा था इस आंकड़े को, तो मैं अपने सहयोगी से कह रहा था कि भाई अगर ये स्थिति है, अगर रीजन वाइज हम देखें, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है ये, इसमें लिख रहे हैं जो पीपुल्स पल्स के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुंबई कर्नाटका है वहाँ भी ये दिखा रहे हैं कि ये इलाका है लिंगायत का, मुस्लिम का, कुर्बा का, एससी वहाँ पर एससी राइट हैं, एससी लेफ्ट हैं, होलिया हैं, मेदिगा हैं। तो ये इलाका है, और यहाँ कीन कॉन्टेक्स्ट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। यहाँ भी कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है। हैदराबाद कर्नाटका है, यहाँ लिंगायत हैं, मुस्लिम हैं, कुर्बा हैं, एससी एसटी हैं। यहाँ दिखा रहे हैं कि आईएनसी एज है, आईएनसी को बढ़त है, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर सेंट्रल कर्नाटका में आ जाते हैं, यहाँ लिंगायत, कुर्बा, ओबीसी है, नेकड़ा है, एसटी है, और तमाम इस तरह के जो और ग्रुप्स हैं उनमें भी आईएनसी लीड कर रही है। कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ बीजेपी को एज नज़र आ रही है, और यहाँ ओबीसी हैं, ब्राह्मण हैं, इस तरह के काफ़ी समुदाय यहाँ रहते हैं। और ओल्ड मैसूर इलाका जिसको हम चर्चा कर रहे थे कि ये जेडीएस का स्ट्रांग होल्ड हमेशा से रहा, यहाँ वोकालिंगा है, जिस समुदाय से जेडीएस के नेता आते हैं, एसडी देवगौड़ा को एसडी कुमार स्वामी,
वो हैं लिंगायत ओबीसी है, ओकालिंगा ओबीसी है, कुरबा यहाँ भी है, यानी ओबीसी का ये स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है। तो अगर ये देखेंगे ओल्ड मैसूर इलाका, और एससी भी हैं ठीक ठाक संख्या में। यहाँ जो कीन कॉन्टेस्ट है बिटवीन कांग्रेस एंड जेडीएस, बीजेपी यहाँ फाइट करती नज़र नहीं आ रही अगर इस सर्वे को देखें। इसी तरह बेंगलुरु कर्नाटका है, यहाँ ओकालिंगा, ब्राह्मीण, मुस्लिम और रेड्डीज़। मुझे उम्मीद थी कि भैया बेंगलुरु वाले कर्नाटका में बीजेपी को एज मिलेगी, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल यहाँ आईएनसी को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक तरीके से यहाँ एज मिलता नज़र आ रहा है। हमारा पैनल कंप्लीट हो गया। स्वाति चंद्रशेखर, वरिष्ठ पत्रकार, मुझे लगता है सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कर डाली होगी और पूरे चुनाव में पहली बार स्वाति जी पकड़ में आई हैं आज। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और बहुत सटीक विश्लेषण आज मुझे लगता है स्वाति जी लेकर आई हैं। और ओपिनियन पोल है, स्वाति जी मुस्करा रही हैं कि कुछ मुझे लगता है कुछ नया एंगल वो देने वाली हैं। लेकिन मैं आज शुरू करूंगा संजय सिंह से, फिर मैं स्वाति जी के पास जाऊंगा, क्योंकि संजय सिंह एक अलग दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं। उत्तर भारत से गए हैं और दक्षिण भारत में बहुत काफ़ी वक्त से वो काम कर रहे हैं। संजय सिंह, जैसा मैंने आपको कहा, जो इलाके दिख रहे थे अभी, मैंने अलग अलग तरीके से इलाकों को बताया, जो कुल 6 भागों में कर्नाटक 5 भागों में नज़र आ रहा है, उसके वहाँ पर अलग अलग तरीके से दिख रहा। तो मैं देख रहा था कि 3 या 4 जगह तो आईएनसी को एज है, एक जगह जेडीएस और कांग्रेस लड़ रही है ओपिनियन पोल में। वास्तव में अगर आप हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में, चूँकि आप लोगों को आज हमने इसलिए आमंत्रित किया है कि जो ओपिनियन पोल है उनका महापोल हैं आप लोग, और आप लोग ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताइए कि कर्नाटक की राजनीति किस ओर बढ़ रही है। संजय सिंह। धन्यवाद चौहान साहब। मुझे लग रहा है कि एक तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक ये पूरा का पूरा विषय है कि वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल्स इस बार कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह से पूरे दिखाए जा रहे हैं, हर जगह ओपिनियन पोल की चर्चा है। जबकि भारतीय चुनाव आयोग का सीधे तौर पे ये था कि वोटिंग के पहले कोई भी आप ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस बार ये छूट कैसे मिली, कहाँ से मिली और क्यों इस तरह के दिखाए जा रहे हैं? तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि अभी, क्योंकि आज तो इलेक्शन के कैंपेन का, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन होने के नाते आज से बड़ी रैलियां, कार्यक्रम रुक गए हैं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे लोगों के साथ संपर्क संबंध चलेंगे। कल सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने लोगों को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज करेंगे कि लोग वोटिंग के लिए निकलें और जाएं। तो मुझे लग रहा है कि मैं उम्मीद करता था कि ये वोटिंग के बाद 10 तारीख की शाम तक हमें ओपिनियन पोल मिलेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल पहले से ही छाए हुए। मुझे लग रहा है कि जो सर्वे एजेंसियां बहुत काम कर रही है इस समय, और मैं क्योंकि एक तरह से ये कह सकूं कि अब सर्वे की बहुत ही प्रमाणिक विधियां आ गई हैं, कई वैज्ञानिक विधियां आ गई जो एक्यूरेसी के बहुत करीब होती है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 के चुनाव का मैं बताऊं कि किस जगह कितने वोट मिलेंगे, ये भी एक एजेंसी जो हम लोगों के संपर्क में थी, उन्होंने यहाँ तक भी बता दिया था किस कैंडिडेट को क्या मिलेंगे। तब मुझे उनकी बात का आश्चर्य लगता था, लेकिन अब उससे भी एडवांस चीजें आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि सर्वे काफी हद तक सही होते हैं और उनका परिणाम निकलता है, देखते हैं। जहां तक सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कर्नाटक के, आपने सभी, क्योंकि आप एक ऐसे मतलब बुद्धिमान पत्रकार हैं कि आप पूरा R&D रिसर्च के साथ बैठते हैं, तो आपने जो खासतौर से मुंबई कर्नाटका वाले इलाके की बात करी, क्योंकि वो पूरा इलाका एक अलग तरह की कम्युनिटी का है। मैं वो देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आपके पास बहुत सच्चाई है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जहां से भी ये सूचनाएं कलेक्ट की, काफी ठीक है। मैं इतना कह सकता हूं कि अभी जो परिस्थिति है पूरे कर्नाटक के इलेक्शंस की, वो कर्नाटक की इलेक्शंस की परिस्थिति में ये कहें कि चुनाव में इज दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, लेकिन अभी ये कह देना कि बहुत सत्ता में एकदम वो पूर्ण बहुमत में आ रही है, कहना बहुत जल्दबाजी हो। मुझे लग रहा है कि वो एक सबसे बड़े लार्जेस्ट दल के रूप में तो उभर रही है, इसमें नो डाउट है, और एकदम सच है कि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। अब कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई,
और उन्होंने कांग्रेस के लोगों से जो गलतियां हुई इस बात का पूरे कांग्रेस में, जैसे कल रात एक कांग्रेस में एक बात हुई कि किसी भी तरह से आप धार्मिक पिच पे नहीं बोलेंगे और किसी भी तरह से आप बड़बोलेपन नहीं करेंगे। कांग्रेस ने ये पिच बहुत सावधानी से खेली थी, लेकिन बीच में उनसे गलतियां हुई और उन गलतियों के आधार पर पूरा जो लास्ट का कैंपेन है वो इलेक्शंस का कैंपेन उधर टिका, और टिकने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और उन्होंने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पे ये राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो दोनों पार्टियों के लिए फायदे और नुकसान, नफा नुकसान का फायदा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजनीतिक तौर पे ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरेगी, लेकिन अभी जो पूरी ताकत है कांग्रेस की, वो ये कांग्रेस की ताकत है कि वो 125 से 30 सीटों के बीच में अपनी सीट्स पाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जनता दल कितनी मजबूती के साथ लड़ता है, और जनता दल कितनी मजबूती के साथ लड़ता है तो वो एक सवाल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी आधार कई इलाकों में बहुत मजबूत है। जो ये सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, खासतौर से शहरी इलाके में उनका मतदाता उनके साथ अभी भी दिख रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे, क्योंकि आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार जब कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम अलग होंगे, लोकसभा के चुनाव के परिणाम अलग होंगे। लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। और विधानसभा के चुनाव में जो लड़ने के पीछे की कमियां हैं वो एक अलग सवाल है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और ये सारी चीजें एक सवाल हैं, और खासतौर से बेरोजगारी भी एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं वहां पे दिख रहा है और सारी चीजें हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं एकदम ये कह सकता हूं कि वोटिंग के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी, जब इलाकों से सही सही सूचनाएं आएंगी। वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज पे भी चीजें बहुत टिकी हुई हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ठीक जाता है और अलग अलग इलाके में जैसे जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो जितने सर्वे हैं ये सही मायने में तब बता पाएंगे। और अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बिल्कुल साफ है कि अभी बहुत साफ तस्वीर कहीं पे भी नहीं है, और तस्वीर को उजागर होने में 10 तारीख के बाद शाम 5 बजे जब मतदान समाप्त होगा, उसके एक आध 2 घंटे बाद इलाके से जो खबरें हैं वो मिलेंगी। और चुनाव में सारे राजनीतिक दल बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं, कोई कोई कमी नहीं रखना चाहता है। और ठीक कोई बात। इलेक्शंस में अभी तक एक कर्नाटक इलेक्शन की जो आखिरी में बात अभी के लिए जो मैं कहना चाहूंगा, कोई भी दल अपने को थका हुआ महसूस नहीं कर, सब पूरी ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इसका मतदाता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने की वाली बात। निश्चित और तौर पर। क्योंकि धन्यवाद। जी बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए संजय सिंह, बोलिए जल्दी। मैं जहां तक मुझे लगता है कि इस समय पूरे देश की मीडिया, सारे सिपोलिस्ट सब कर्नाटक में हैं या कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, सबके अपने विश्लेषण हैं। कर्नाटक का इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारतीय राजनीति के संदर्भ में। इन सब संदर्भों में मुझे लगता है कि अब मतदाता का जो रुख है वो किस तरफ बैठता है। कुछ चीजें हैं जो निश्चित तौर से निकल रही हैं और शायद वो बाहर मीडिया के माध्यम से आ भी रही हैं। तो मुझे लगता है कि सही मायने में तस्वीर तो जब हम 13 तारीख को पता चलेगी, लेकिन उससे पहले 10 की को तारीख को 5 बजे के बाद भी कुछ चीजें, जो ये धुंधली तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब तस्वीरें सामने निकल कर आएंगे तो वो अपने आप में एक अलग तरीके की चीज़ें होंगी। मैं यहाँ एक ब्रेक पर जाना चाहूँगा, और जब ब्रेक से लौटूंगा तो स्वाति जी के पास जाऊँगा और चीज़ें जो गंभीरता से और थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करूँगा। संजय सिंह ने बहुत सारी मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, क्या कांग्रेस ने गलती कर दी, क्या जीता चुनाव वो उनके हाथ से निकल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बिना किसी भूमिका के स्वाति चंद्रशेखर के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी दक्षिण का द्वार भेद पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी अपना जो गढ़ है, या यूँ कहें जो साउथ का एंट्रेंस है, एंट्री पॉइंट, उसको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएगी। ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे क्या थे, ये भी मैं स्वाति जी से जानना चाहूँगा कि मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर चुनाव अब तक जो प्रचार कैंपेन रहा, कौन से मुद्दे नीचे तक प्रभावी रहे, और कांग्रेस पार्टी ने क्या गलती कर दी। ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं स्वाति जी आपसे। अनम्यूट करिए।
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी, मुझे लगता है कि लगभग 20-25 साल के बाद एकदम एक चुनाव तो है कर्नाटका में जो एक नरेटिव लेस चुनाव है, एक मुद्दा लेस चुनाव है, और एक चुनाव ऐसे है कि आप कहीं से भी देखिए कि कोई वेव नहीं है, कोई वेव ना ऑपोजिशन के पास है, कोई वेव ना रूलिंग पार्टी के पास है। तो ऐसे चुनाव शायद मुझे लगता है कि जितने भी आगे दिनों पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कोई भी जीते कि क्या भी हो जाए, आगे 13 तारीख को पता चल जाएगा, पर ये तो जरूर एक थीसिस की सब्जेक्ट तो ये खास करके 2023 का कर्नाटका चुनाव बनेगा, क्योंकि जब आपके पास एंटी इनकम्बेंसी है उसका चुनाव एक नतीजा हो जाता है, जब आपके पास प्रो इनकम्बेंसी है तो फिर उसका एक अलग बन जाती है, जब आपके पास बहुत एक लीडर के खिलाफ एंड बहुत सारे नेगेटिविटी है, जैसे 2018 में थे तो लिंगायत तो सिद्धरामैया के खिलाफ हो गए थे, उक्कलिगल सिद्धरामैया के खिलाफ हो गए थे, तो तब का चुनाव का नतीजा एक और रहा। और जब 2008 में तो वो एक एक वेव था येडियुरप्पा के पास, तो उनको लगा, लिंगायत को लगा कि येडियुरप्पा के साथ इंसाफ हुआ है तो फिर उनको जस्टिस मिलना चाहिए, तो फिर उनके लिए तो जब 2008 में चुनाव चला वो तो एक अलग चुनाव था, और 2013 में पूरा बीजेपी के साथ इतना एंटी इनकम्बेंसी रहा तो फिर बीजेपी ने 40 तक गिर गई थी, और तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। पर शायद 2023 का जो चुनाव है कर्नाटका में, ये एक वेवलेस, एक नरेटिवलेस चुनाव है सबसे पहले। और आप पीपल्स चॉइस की जब सर्वे पढ़ रहे थे तो मैं इसलिए हंस रही थी कि कितना लोग कितना सर्वेस कर रहे हैं, कितना प्री पोल्स कर रहे हैं, और एग्जिट पोल पे क्या होने वाला है वो तो उसी दिन 10 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। पर मैं कह रही हूँ, मैं लगभग 6,000-7,000 किलोमीटर घूम चुकी हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर्नाटका का, स्पेशली इस चुनाव पे। हर एक दिन लोग बदल रहे हैं, लोग एक डिसीजन पे टिक नहीं पा रहे, और बड़ी बात है, यह बड़ी बात कर रही हैं आप। एक अलग तरीके का मतदाता का मानस अलग तरीके का हो गया है जी। एग्जैक्टली। और फेंस सिटिंग वोटर्स इतने हैं कर्नाटका में इस बार कि वो लोग किस तरफ वोट करने वाले हैं ना कांग्रेस समझ पा रहे, ना बीजेपी समझ पा रहे। जेडीएस का तो छोड़ दीजिए, उनका जो अपना वोट बैंक है, उनका जो 17 सीट है, तो फिर ना कुछ करे भी 17 से 20 सीट उनको आ जाते तो फिर उसके ऊपर जो भी आएगा वो तो बोनस है उनके लिए। पर बीजेपी या कांग्रेस अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सो कौन पार करने वाला है। सब तो एक कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए या मीडिया में दिखाने के लिए तो सब कह रहे हैं कि हम 115, 120, 135, पर किसी को भी नहीं पता है कि कोई 100 पार करेंगे क्या, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। तो ये स्थिति अभी कर्नाटका में जरूर है। 10 तारीख को मुझे लगता है कि मतदाता को छोड़ देना चाहिए कि वो क्या डिसाइड करने वाले हैं। पर इतना तो साफ है कि दोनों तरफ से एक कैंपेनिंग तो बहुत मजबूत हुआ है, और खास करके इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके का टिकट बंटवारा से लेकर पूरा राजनीति का नरेटिव मैनेज किया वो काफी असर पड़ा। हाँ, आखिरी में जो भी गलती किया उन्होंने बजरंग दल के इशू को लेकर, इनका मैनिफेस्टो को इशू को लेकर, तो जितना फायदा बीजेपी ने उठा सकते थे उससे उठा लिया, पर उससे ग्राउंड पे कितना असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है। हाँ स्वाति जी, यही सवाल है मेरा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दिल्ली का मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि बजरंग बली ने बिल्कुल कांग्रेस को उखाड़ फेंका, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बम बम, और बड़े बड़े एंकर वो झंडे लहरा रहे हैं बस यहाँ की जीत गई बीजेपी। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल अद्भुत किए हुए हैं यहाँ पर, और मतलब उनका एक अलग परसेप्शन है। उनको लग रहा है कि सारी खामियां इस देश की कांग्रेस के ही अंदर हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा परसेप्शन दिल्ली के मीडिया में है। और लगातार आप लोग भी देख ही रहे होंगे, मुझे लगता है कि हिंदी के चैनल वहाँ देखते भी नहीं होंगे लोग ज़्यादा, इतना परेशान है यहाँ के लोग। हाँ वो तो है, हर चुनाव जब दक्षिण भारत में हो जाते हैं तो फिर हिंदी वालों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भले न लड़े लेकिन ये चैनल लड़ने लगे हैं चुनाव, कि यही लोग लड़े पड़े हैं कि ठीक है अब ये करके वो कर देते हैं। लेकिन जो मेरा अहम प्रश्न मैं खुद भी जानना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े गेम चेंजर रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी पलट सकते हैं। वो जो बजरंग बली वाला इशू आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से उठाया, सभाओं में जय बजरंग बली वही सब करते रहे, जो उनका अपना एक अंदाज है,
क्या उससे कहीं ना कहीं हिंदू जो पोलराइजेशन क्या होता दिख रहा है क्या स्वाति जी ग्राउंड जीरो पे? आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो कंट्राडिक्टरी है कि ये वेबलेस चुनाव है, नैरेटिवलेस चुनाव है, जबकि बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, वो बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है। ये दोनों चीज़ें जरा समझाइए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, जो आपने दो चीजें पूछे तो फिर मुझे लगता है वो इंटरकनेक्टेड है। प्रधानमंत्री जी या आप भाजपा के बात पे आ जाते तो फिर भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो भी बॉल उनके पास आए उनको उसको तो मारना ही पड़ेगा। अगर वो आउट हो जाए या सिक्का हो जाए ये तो नहीं पता है। इतना तो है कि अगर बॉल नो बॉल तो वाइट बॉल तो नहीं कह सकते, उनके पास तो सिर्फ यही है कि जितना रन हो सकता है अभी उतना रन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉल कैसे भी आए तो फिर उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिक्का ही हो जाए। पर हर बॉल सिक्का तो हो नहीं सकते हैं, आउट हो जाते हैं या विकेट अच्छा, आजकल आईपीएल चल रहा है तो राजनीति क्यों भी आप क्रिकेट की भाषा में समझा रही हैं? आईपीएल का इफेक्ट है पॉलिटिक्स में स्वाति जी? आईपीएल का इफेक्ट तो बहुत है। जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज, कंप्लीट करिए। और ये तो है, जब अंग्रेजी मीडिया और हिंदी मीडिया तो खुद चुनाव लड़ने बैठ जाते हैं, और खास करके जब दक्षिण भारत में चुनाव होते हैं तो फिर ये तो समझना बहुत जरूरी है उन लोगों को, जब ग्राउंड समझ में नहीं आते तो फिर जो भी ऊपर से जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार क्या कहते हैं तो फिर उनके आधार पर रिपोर्ट कर देते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है भारतीय की पूरा पत्रकारिता की दुनिया में। और जब देश के प्रधानमंत्री, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जिन्होंने शायद लार्जर देन लाइफ माना जाता है अपने देश में, तो फिर वो अगर बजरंगबली के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, बजरंग दल के ऊपर अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये जरूर मुद्दे की बात बन जाती है मीडिया में। पर हमको ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो बात बनी ये एक हफ्ते के पहले बनी, और एक हफ्ते लगभग आप मान लो कि 15-20 दिन से जो मैंने कहा कि फेंस सिटिंग वोटर्स है, तो उन लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग, बहुत लोग डिसाइड कर चुके हैं कि किस तरफ वोट उन लोगों को करना है। और जो 36 किलोमीटर का रोड शो चला प्रधानमंत्री का, और बहुत मेहनत करके, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आखिरी दम तक चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव नहीं छोड़ना है, ऐसे मान के तो बीजेपी जरूर लड़ रहे। पर ये तो है कि जो लड़ाई चल रही है, जो मेहनत चल रही है, लोग साफ कह रहे हैं कि यार 2024 में हम जरूर मोदी को वोट डालेंगे। पर इस बार जो 2023 में चुनाव चलने वाला है, जो डबल इंजन का सरकार है, और जो कह रहे हैं कि मेरे जोली पे वोट, लोग वहाँ ट्रबल इंजन कह रहे हैं स्वाति जी, ट्रबल इंजन भी कह रहे हैं, ऐसा भी सुना है हमने। ट्रबल इंजन तो कांग्रेस कह रहे हैं, डबल इंजन तो बीजेपी कह रहे हैं, इंजन तो जरूर है, इतना तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये चल रहे तो फिर ऑब्वियसली एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ग्राउंड पे क्या है आपको, मतलब एक चीज देखना बहुत जरूरी है। कर्नाटका एक पूर्ण तरीके का बिहार बन चुका है। अगर आप उसको उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करते हो, वो तो अभी नहीं होने वाला है। आप हिंदुत्व के नारे लगाकर आप कर्नाटका को जोड़ना चाहते हो, ये अभी मुश्किल है। कास्ट वाइज इतने बंटवारा कर्नाटका हो चुका है, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, मेरे साथ जितने भी लोग 5-6 साल पहले कॉलेज में पढ़े हैं, वो लोग, जो लोग अभी राजनीति से जुड़े हैं, वो अभी वोकलिगा है, जो एससी है, जो लिंगायत है, वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारा नेता जो लिंगायत है वो चुन के आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। जब आप डीप रूटेड कास्ट फीलिंग इतना जा चुके हैं, तो फिर आप हिंदुत्व के नारे को लेकर शायद 2023 में चुनाव को स्टिच करना बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए। पर कांग्रेस का भी बहुत सारे गलती हुई है, ऐसे नहीं है कि कांग्रेस सब सही कर चुके हैं। अगर सब कर चुके होंगे अभी तक तो 125 लेकर तो कांग्रेस जा चुके थे, पर ये भी नहीं है। बीजेपी मतलब जो 70 सीट पे बीजेपी थे, मोदी आने के बाद लगभग 90 तक तो लेके आ चुके हैं। पर अभी देखना बहुत जरूरी है कि जो भी टिकट बंटवारे में गलती हुई है, और जो लोग बीजेपी छोड़ के अभी जेडीएस पे जा चुके हैं, तो फिर जेडीएस को अगर एक भी सीट एक्स्ट्रा मिल जाए, वो तो उनके लिए बोनस ही है। तो फिर वैसे बोनस 5-6 सीट है अभी जेडीएस के लिए। तो मुझे लगता है ये क्लियर कट हंग असेंबली है, किसी की तरफ वेव नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं रऊफ साहब के पास जाऊंगा। रऊफ साहब, स्वाति जी ने बहुत सारी बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि वेब नहीं है, नैरेटिव सेट नहीं है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आप बना नहीं सकते, आप 24 में
तो क्या ये 24 की कवायद है? बीजेपी मान चुकी है कि हम वहां जा चुके हैं। दूसरी बात, स्वाति जी एक और बात कहती हैं आखिरी अपने जो समाप्त कर रही हैं वो, कि हंग असेंबली है। रऊफ साहब, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, मैं स्वाति जी की बात से सहमत नहीं हूँ। नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव बिल्कुल है। फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश बीजेपी की पूरी रही है, लेकिन इसमें वो सबसे कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन इश्यू नहीं है ये बता रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। इश्यू तो बहुत रऊफ साहब की आवाज बढ़ाई जाए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं उन्हें। रऊफ साहब जरा कुछ थोड़ा सा करीब से बोलिए, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। जी, स्वाति जी ने कहा कि इस इलेक्शन में इश्यू नहीं है। क्या आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अब दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए, फरमाइए। तो इश्यू बहुत है। इश्यू आप भी जानते हैं, आपने शुरू में आपका पूरा विश्लेषण लिया हुआ था, उसी में आपके पास पूरा नहीं, वो ये नहीं कह रही, इशू नहीं है। स्वाति जी कह रही हैं कि मतदाता बड़ा चालाक है। अब हम लोग भी पढ़ नहीं सकते, हम लोग चाहे जितना ज्ञान करें, लेकिन वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वो बता नहीं रहा हम किसको दे रहे हैं वोट, ये कह रही हैं वो। रऊफ साहब, मतदाता ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि वो किसको वोट देंगे। ये तो 13 तारीख को शाम को पता चल जाएगा। कल जब कंप्लीट रिजल्ट आ जाएंगे दोपहर के बाद 4-5 बजे तक, तो रिजल्ट तो इस बार सरप्राइज रहेगा, बीजेपी के लिए सरप्राइज रहेगा। क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हिंदुत्व के इश्यू पर चुनाव लड़ने का, वो नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। साउथ में वो आपने जैसे बताया कि वो गेट पर है, एंट्री पर है, एंट्री नहीं मिलेगी, फिर से एंट्री वापस नहीं मिलेगी। ये यूपी बिहार की राजनीति है, कर्नाटक की है। कर्नाटक के अंदर जातिवाद टाइप की पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे कांग्रेस के लिए इश्यूज है, लोगों के इश्यूज है, आम पब्लिक के लिए इश्यूज है। अब 2-3 मुद्दा बता दीजिए कि जो कांग्रेस कह पा रहे कि ये मुद्दा है, तो इसलिए आप हमें वोट दीजिए। स्वाति जी एक बार रऊफ जी को कंप्लीट कर दिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। रऊफ जी कंप्लीट करिए, फिर मैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि 40% सरकार के मंत्री लोग मांग रहे हैं, इस पे कोई एक्शन लिया गया कोई? हाँ स्वाति जी, ये बड़ा इशू है। रऊफ साहब कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कहीं इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। लोगों में बोलेंगे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जबकि उनके सारे मंत्री हम नहीं बता रहे, कांग्रेस वाले नहीं बता रहे, जनता नहीं बता रही है। उनके बसवराज येटनाल एमएलए, उनके सिटिंग एमएलए, वो खुद बोले हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बन जाता अगर मेरे पास 2500 करोड़ होते। ये कीमत है सीएम बनने की, रेट है ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं बता रही है, ये तो उनका एमएलए बता रहे हैं। इलेक्शन से देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए हर स्टेट में पैसे होना बहुत जरूरी है। लोग भी जो देख रहे हैं वो भी नहीं है कि जिनको नहीं पता है कि बिना पैसे कोई चुनाव नहीं करना चाहते हैं, बिना पैसे कोई चुनाव चलते नहीं है। पर आप एक बात मुझे समझा दीजिए कि कांग्रेस के पास चाहिए तो इतना सारे मौका था पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की, पर कांग्रेस विफल हो गया। मैं ये कह रही हूँ, अगर हम असेंबली आ रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस विफल हो गया, इसको प्रूव करने में कांग्रेस विफल हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। रऊफ साहब कंप्लीट करिए, मैं सादिक भाई के पास जाऊंगा। रऊफ साहब कंप्लीट करिए प्लीज। मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसे की नहीं, लोगों की सेवा करने की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप जो जस्टिफाई कर रही है तो मतलब आप यू आर सपोर्टिंग करप्शन। ठीक बात है, ठीक बात है। रऊफ साहब आपको रोकूंगा, सादिक पासा के पास जाऊंगा। स्वाति जी प्लीज, रऊफ साहब आप रुकिए। स्वाति जी, बेरोजगारी इशू नहीं है, प्राइस राइज इशू नहीं है, महंगाई इशू नहीं है क्या? आप बताइए इस बार पर। निश्चित तौर पर प्राइस हाइक और महंगाई को आप क्या करने वाले हो? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे है। आप स्टेट गवर्नमेंट हो तो क्या कौन चला रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रही है? आप बताइए।
नहीं आपस इनमें कैसे आपस में आप एक स्टेट ये नहीं गवर्नमेंट को करने क्या की कहेंगे? जरूरत इसको है। क्या मैं जरा समझना चाहता हूँ, नहीं तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे। मैं सादिक जी। पासा साहब के पास जाऊंगा। सादिक जब भाई, जब हम हमारा रऊफ साहब रुकिए, आप करेगा तो रऊफ हम साहब बात कृपया आप रुक करेंगे जाइए। रऊफ साहब रुक जाइए। अब सादिक पासा साहब के पास जाऊंगा। सादिक साहब, ये बताइए कि वहाँ जो वास्तव में, जैसे स्वाति जी कह रहे हैं कि हम हंग असेंबली की स्थिति है या वेब लिस्ट चुनाव है, आज तक 20-25 सालों में इस तरह कोई वेब कर्नाटक में नहीं दिखी। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतना बढ़िया एज लेकर उसके बाद अगर वो हंग असेंबली या उसकी वो बहुमत के करीब नहीं आती तो ये उसकी विफलता है। इन तीनों बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? अनम्यूट करिए, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए सादिक पासा साहब। बोलिए। मुझे लगता है सादिक साहब की आवाज नहीं पहुंच रही। जी जी, सादिक साहब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी सर, कर्नाटक के अंदर जो हालात स्वाति जी ने बताया था वो सही है। यहाँ के हालात क्या है, एक मौका कांग्रेस के पास 40% जो जो गलतियां ने बीजेपी ने गलती की थी 40% कमीशन के लिए, वो एक मुद्दा कांग्रेस के पास में था। और दूसरा, जो कर्नाटक के अंदर जो माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हुए, हलाल से लेके हिजाब से लेकर और सारे मुद्दे मुसलमानों के और दलितों के और क्रिश्चियनों के मुद्दों के ऊपर जो बीजेपी की तरफ से हमले हुए, उस वक्त जो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी नहीं रखने वाले अहबाब थे, उनकी सोच बदली थी कि कांग्रेस के तरफ जाएंगे या कोई पार्टी सेकुलर पार्टी की तरफ जाएंगे बोलकर एक सोच थी। वो वहां तक ठीक था। अब जो इलेक्शन के करीब ये लोग मैदान, कांग्रेस पार्टी मैदान मार चुकी थी। अब जो हालत है, एक स्टेटमेंट क्या हुआ, जो बजरंग दल को हम और पीएफआई को बैन करेंगे हम अगरचे मेजॉरिटी में आ गए तो एक स्टेटमेंट जो कांग्रेस का था, तो उसी को इशू क्या हुआ, हमारे पीएम ने उसी को इशू बजरंगी उनको बैन करेंगे। जब ये लफ्ज उनसे आया, जो इशू एकदम बहुत तेजी से अब ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ अवाम जा रही है। क्यों बोले तो एक डर बैठ चुका है, जब कांग्रेस आ गई ये बजरंगियों को बैन करेगी, ये बजरंग दल को बैन सादिक करेंगे। साहब, सारे लोग नहीं बजरंगी है थोड़ी हैं, सारे लोग बजरंगी नहीं जी। हैं। उनके एक चीफ मिनिस्टर जी, राम जी। सेना को बैन कर चुके हैं, एक बजरंग पुनिया पहलवान जी। कलप रहे हैं। अगर सारे लोग बजरंगी हैं, मेरा नाम बजरंग बली है, बजरंग बली सिंह नाम है मेरा, दुर्गेंद्र सिंह चौहान नहीं है, तो क्या मैं हनुमान जी हो जाऊंगा? जब स्वाति जी कह रहे हैं कि वहां कर्नाटक में हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चलने वाला। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? स्वाति जी कह रहे वहां वो यूपी बिहार नहीं है, ये नहीं चलेगा, नहीं, हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे हिंदू आइडियोलॉजी भी है, सेकुलर भी है, यहाँ पे मिक्स है। अब ये सोचने से मजबूर है। थोड़ा तस्वीर स्पष्ट कीजिए सादिक साहब, स्पष्ट कीजिए। दर्शक आज समझना चाहता है, आज दर्शक डे वन की बात नहीं सुनना चाहता। आज हमसे आपसे वो समझना चाहता है कि वास्तव में इलेक्शन किस तरफ गया है या जाएगा। इसकी थोड़ा परतें खोलने की कोशिश करिए। बदलाव लाना चाह रही है अवाम, जो पब्लिक है ना, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे, बदलाव लाने की सोच तक आखिर तक आ गए थे। अब एक पत्ता इनके हाथ में आया कि बजरंगी बैन, ये बजरंग दल बैन करने की बात इन्होंने कहा, पीएफआई और बजरंग दल बैन करने की बात इन्होंने कही, इन्होंने उसे इशू बदला दिया। क्या बदलाया? बजरंगी उनको बैन कर देंगे। तो डर कर डीके शिव कुमार ने हम हनुमान के मंदिर बनाएंगे बोल के, वहां पे थोड़ा फर्क हुआ है। अब 1-2-3 दिन पहले से थोड़ा फर्क में चल रहा है, लेकिन अवाम कंफ्यूज है अभी भी। कल 10 तारीख को मालूम पड़ेगा, 10 तारीख के 5 बजे तक इंशाल्लाह मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या ये है बोलकर। ठीक बात है, मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा। सादिक साहब कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, जो दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्रिश्चियन और दलित और मुसलमान कर्नाटक के अंदर बहुत परेशान है। जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट निकाल कर हैं, तो उन लोगों की सोच क्या है, ये जब हुकूमत आने के बाद 3.5 साल
जो माइनॉरिटी पर और एक समुदाय पर जो जुल्म हुआ यहाँ पे कर्नाटक के अंदर, उसमें सारे जो सेकुलर हैं, जो सोच भारतीय सोच रखने वाले सारे एक तरफ हो चुके थे। अब जब अमित शाह ने एक बात कही थी कि अगरचे कांग्रेस कर्नाटक में पूरी मेजॉरिटी से आ गई तो हिंदू मुसलमान के फसाद वहां पे होंगे बोलकर, लेकिन अवाम समझ रही है, अवाम के जहन में आ चुका है, अगरचे सारे मिलकर बीजेपी को जिता, ये कांग्रेस को हम वोट करेंगे तो इन्हों फसाद करेंगे बोलकर ये भी समझ में आ चुका है। कोसी सरकार सही है, कोसी सरकार आने वाली सही है बोलकर समझ में आ चुका ठीक है। बात। इसलिए यहाँ पे एक बात क्या है बोले तो सारे मिलकर एक पार्टी को चुनने का इरादा है। इस बार हो सके तो कांग्रेस मेजॉरिटी में आ सकती है, नहीं तो वो जेडीएस और कांग्रेस मिलकर किंग मेकर जेडीएस बनेगी, या 17 से लेकर 35 सीटें तक का उनका ये है। 17 तो घट है, पर एक्स्ट्रा आ गए तो 35 आ सकते हैं, जब इन्होंने दोनों मिलकर हुकूमत करने का भी प्लान है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं संजय सिंह के पास जाऊँ। संजय सिंह, स्वाति चंद्रशेखर ने एक अलग तरीके का कहा कि भाई कर्नाटक है ये, यहाँ पर यूपी वाला नहीं चलेगा। उन्होंने बिहार का भी नाम लिया, लेकिन बिहार में भी अगर जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो गए तो वहाँ भी हिंदुत्व नहीं चलने वाला, क्योंकि वहाँ भी कास्ट वाला है। आप पूरे देश में घूमते हैं, कर्नाटक में भी हैं आप, जरा इसको समझाइए, क्या हिंदुत्व कार्ड वहाँ नहीं चलने वाला है क्या कर्नाटक में? देखिएगा, मुझे लग रहा है कि स्वाति जी बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। मैं निश्चित तौर से उनको बहुत गंभीरता से मैंने लिया उनकी बातों को, क्योंकि मैं वहाँ के परिवेश को शांत देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अब भारत का कोई भी इलाका ऐसा नहीं कि जहां ये कहा जाए कि सांप्रदायिकता नहीं है। कर्नाटक में भी यूपी बिहार के हालात नहीं है, लेकिन यंग पॉपुलेशन जो है उसमें उन्माद की स्थिति है। और वो, क्योंकि आपको जानकारी होगी, क्योंकि बेंगलोर बहुत बड़ा हब है, आईटी का भी हब है और एजुकेशन हब भी है जी। तो एनआईटी से लेके और तमाम जगह पे जो उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग पढ़ रहे हैं, वो सब एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं आएंगे, एक प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी चीजें ऐसे हवा में नहीं है, उनका प्रभाव पड़ेगा, और बहुत सोच समझ के लोगों ने किया है। और मैं ये जान रहा हूँ कि ये इलेक्शन, पूरा कर्नाटक का इलेक्शन बहुत थिंक मेजोरिटी पे है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा, मुश्किल से 6 से 7% वोटों का खेल है। अगर वो इधर उधर डाइवर्ट हुआ तो परिणाम बदल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 10 तारीख के बाद की स्थिति बहुत साफ होगी। अभी बहुत ही पिछले 3 दिन में कर्नाटक के अंदर बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और लोग थोड़े से भ्रमित हो गए। जो आज से 3 दिन पहले जब आपने पिछला लाइव किया था, उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में थोड़ा बदलाव है। कल तक क्या परिस्थिति बनती है और 5 बजे तक 10 तारीख को क्या स्थिति बनेगी, मुझे संजय लगता सिंह, है इस भ्रम का फायदा अगर आप इशारों में बताना चाहें तो किसको मिलने जा रहा है भ्रम का फायदा? देखिए, भ्रम का फायदा निश्चित तौर से मैं ये कहूंगा कि इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलेगा। ठीक बात है। मैं फाइनल कमेंट के लिए स्वाति चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। स्वाति जी, आपने हंग असेंबली की बात कर दी। संजय सिंह कह रहे हैं कि जो यूथ है वो हिंदुत्व 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 करता है, और यूपी बिहार के तमाम लोग वहां पे चले गए हैं, तो कोई ना कोई नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं। जी देख लीजिए, जो उन्होंने कहा वो सही है। आप बेंगलुरु में मान लो कि जो 28 सीट में है, उनमें से 16 सीट तो भाजपा के पास अभी है ही है, तो फिर उनमें अगर 2-3 बढ़ गया तो फिर वहां पे तो हिंदुत्व का कार्ड चला है। अगर आप जो लिंगायत है, जो निर्णायक है कर्नाटका में, खास करके मुंबई कर्नाटका के रीजन पे, हैदराबाद कर्नाटका का रीजन पे, सेंट्रल कर्नाटका का रीजन पे, अगर हिंदुत्व ही चलता है कर्नाटका में और हिंदुत्व का पोलराइज इतना हो चुका होगा, तो फिर 2018 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था। और खास करके उस समय येडियुरप्पा को कहा भी गया था कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, पर ऐसे स्थिति कर्नाटका में नहीं है। अगर ऐसे होता तो फिर कभी येडियुरप्पा कर्नाटका में मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर अगर कर्नाटका में चुनाव चलते हैं तो।
कोस्टल कर्नाटका में आप मान लो जहाँ पे हिजाब का इशू बहुत बड़ा हुआ था, हलाल का इशू बहुत बड़ा हुआ था, वहां पे हिंदुत्व चलता है, वहां पे आप चाहो कि ना चाहो तो फिर बीजेपी के पास तो सीट्स वहीं पर ही है, तो फिर वो तो रहेगा ही रहेगा। और कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि उधर 1-2 सीट उनको मिलने वाला है, पर इस बार बीजेपी के टिकट बंटवारे के गलती के नाम पे 1-2-3 सीट्स कांग्रेस के पास जाने वाले हैं, वो तो कांग्रेस के लिए बोनस है। पर देखना बहुत बोलने का मौका मिलना चाहिए। जो कित्तूर कर्नाटका है, मुंबई कर्नाटका है, वहां पे क्या होने वाला है। देखिए कित्तूर कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका जहाँ पे 52 सीट है, तो फिर अगर उस तरफ बीजेपी ने कोस्टल कर्नाटका में आप सोच लीजिए कि बीजेपी वक्त खत्म हो चुका। स्वाति जी कंप्लीट वक्त खत्म हो चुका है। अब मुझे लगता है कि मुझे कंप्लीट करना चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। स्वाति चंद्रशेखर जी, संजय सिंह जी, सादिक पासा साहब, रऊफ साहब, श्रीकांत काकतीकर साहब, आपका ये धन्यवाद। आप नहीं जुड़ पाए लेकिन उसके बाद भी आप लगातार आप आए और बहुत सारी जानकारी सभी लोगों ने दी। रऊफ साहब ये कह रहे थे, चूँकि आज वक्त हमारे पास नहीं था इसलिए हम उनको आगे उनकी बात कंटिन्यू नहीं कर पाए, आगे कभी चर्चा में उनको शामिल करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई कोस्टल कर्नाटका में जो स्थिति है वो बीजेपी की बहुत अच्छी वहाँ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उनके मुताबिक मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नटसिल में ये आ रहा है कि मतदाता अब बड़ा चालाक हो गया है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे असेसमेंट करते हैं। कर्नाटक के बारे में लगभग जो इस मंथन का लब्बो लुबाब ये निकला कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।